हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि ये प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम लोग साप्ताहिक परीक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं और जो कि हमारा दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम सृजन का एक भाग है। तो उसमें मैंने पार्ट 1 डिस्कशन कर लिया था और जानबूझ के उसको केवल 3 क्वेश्चन ही डिस्कशन किए थे, 2 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे कि पता चले कि क्या होता है, लोग वीडियो देखते हैं पूरा कि नहीं देखते हैं और क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एटलीस्ट मैं चाह रहा था कि लोग थोड़े से अपनी जो नज़रिया है, ये जो हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, इसके प्रति शेयर करें कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़ा सा एक आंकड़ा लेना चाह रहा था। तो आज करीब 1 हफ्ते बीत गए और उसके बाद एक कमेंट आता है कि सर आगे के क्वेश्चन डिस्कस नहीं है। यानी ये पता चलता है कि करीब उसमें से 200 के करीब जो व्यूज़ हुए हैं, जो भी इतने 100-200 के करीब व्यूज़ हुए हैं, यानी केवल एक इंसान ने या तो वीडियो पूरा देखा है या तो बाकी लोग जागरूक नहीं है, जिन लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ पता नहीं किया कि आगे के क्वेश्चंस कहाँ हैं, कहाँ गए। ठीक है, जो हम लोग के प्रोग्राम ज्वाइन किए थे उधर से भी कोई इसकी मतलब आप कह सकते हैं क्वेरी नहीं आई। ठीक है, तो आज पता चला और वापस आज मैंने इस वीडियो को, जो सेकंड वीडियो है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक डिस्कशन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि उन आंसर्स को कैसे लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/UPSC in हिंदी 1 पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा, उसमें प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं ये मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपके सामने। प्रश्न संख्या 1 जो कि सोसाइटी का था, प्रश्न संख्या 2 जो कि गवर्नेंस का था, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का था। ये ऑलरेडी, ठीक है, पहले भाग में यानी पार्ट 1 में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जो कि इकोनॉमिक्स का है, प्रश्न संख्या 4 जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का है और प्रश्न संख्या 5 जो कि एथिक्स का आप कह सकते हैं केस स्टडी है। ये आज डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन है। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए SEZ के संपूर्ण कर्णत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान, नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में SEZ की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर और दिख सके। ठीक है, तो ये प्रश्न है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है और एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, खास करके GS 3 में, कि प्रश्न ही नहीं क्लियर होता है। यार पूछना, लिखना क्या है, मतलब क्या बताएं, ये जैसे क्या बताएं इस क्वेश्चन में। जैसे जब पढ़िए आप तो आपको लगेगा यार ये पोटेंशियल बताना है, रिकॉग्नाइज दिस पोटेंशियल, की पोटेंशियल कैसे प्राप्त करें ये बताना है, कि ये बताना है कि कौन कौन से इश्यूज हैं, कि ये इन इश्यूज के सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप ये पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वाकई में हमें लिखना क्या है, स्ट्रक्चरिंग क्या होगी। 12.5 अंक का जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे इस प्रश्न का। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसके बाद मेन बॉडी, हमेशा ऐसे अगर आगे बढ़ेंगे आप तो आपका कभी भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, ये बात समझिएगा। अच्छा देखिए, SEZ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में बिना पूछे समझे SEZ बता दीजिए। SEZ क्या है ये बता दीजिए इंट्रोडक्शन में, आंख बंद करके, कैसा भी क्वेश्चन पूछे। जो कीवर्ड है SEZ यही डिफाइन कर दिया, डिफिनिटिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप अगर देखेंगे 85-86 वीडियो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हो चुका है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आंसर पूरा हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब मेन बॉडी पे आते हैं कि मेन बॉडी में हमें क्या बताना है, मेन बॉडी की डिमांड क्या है। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो पहला एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोला है किसी चीज की स्पष्ट स्वीकृति है। किस चीज की स्पष्ट स्वीकृति है? बोला SEZ जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विनिर्माण और निर्यात के एक साधन है। इस चीज की स्पष्ट स्वीकृति है, तो ये आपको स्वीकृति बतानी पड़ेगी। तो पहला जो भाग हो जाएगा, आपको ये थोड़ा सा आंकड़ों के साथ बताना पड़ेगा कि कैसे ये औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन है। ठीक है, ये बात समझिएगा। जब ये बताएंगे तो आप कहेंगे ठीक है। फिर अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। फिर बोला है इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए SEZ के संपूर्ण कर्णत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यानी ये जो पोटेंशियल है, रिकॉग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, कि SEZ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, इन तीनों को बढ़ावा देता है। ये जो पोटेंशियल है इसको क्या करना चाहिए, इसको मान्यता देना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल द होल इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ SEZ रिक्वायर ऑगमेंटेशन। बोला है जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेलिटी है उसमें कुछ ऑगमेंटेशन करना चाहिए कि आप, यानी आपको ऑगमेंटेशन भी बताना है कि क्या ऑगमेंटेशन करना है।
कराधान नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में एसईजेड की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तीसरा भाग वो कह रहा है कि कराधान नियंत्रक कानून और प्रशासन के संबंध में मुद्दों को चर्चा करनी है। तो अब इसको थोड़ा सा देखिए कैसे तोड़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं, उसको थोड़ा समझिए। तो देखिए, पहला तो हमें यह बताना है कि एसईजेड औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात को बहुत ही बढ़िया एक साधन है, इसको प्रोत्साहित करता है। तो पहले तो हम सबसे पहले यही बताएंगे, पार्ट 1। ठीक, अब दूसरा एक बार देखिए, कह रहा है कि एसईजेड के संपूर्ण कर्णत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है, यानी जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है उसके सुधार की आवश्यकता है संपूर्ण। लेकिन कौन से सुधार होने चाहिए, उसमें आगे कुछ बात कह रहा है। बोला है कराधान नियंत्रक कानून और प्रशासन के संबंध में एसईजेड की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यानी ये जो सुधार होंगे वो इसी से संबंधित आपको बताना है। यानी अब आपको क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपको मुद्दे बताने हैं कि कराधान से संबंधित एसईजेड का क्या मुद्दा है। ठीक है, आपको बताना है नियंत्रक कानून से संबंधित क्या मुद्दा है। एक हेडिंग आपकी पड़ेगी कराधान, एक ही हेडिंग पड़ेगी दूसरी आपकी नियंत्रक कानून, तीसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रशासन के संबंध में कौन कौन से मुद्दे हैं। ठीक है, अब जो आएगा आपका जो फिर इसके बाद थर्ड पार्ट होगा मेन बॉडी का, कि क्या सुधार हो, इसमें क्या सुधार होने चाहिए। ठीक है, वो आपको थर्ड पार्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वही बोला ना, संपूर्ण इंस्ट्रूमेंटेलिटी, कंप्लीट वोल इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ एसईजेड रिक्वायर ऑगमेंटेशन, यानी ये सारा इंस्ट्रूमेंटेलिटी आपको ऑगमेंटेशन करनी पड़ेगी ताकि ये जो पोटेंशियल है औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के संदर्भ में प्राप्त किया जा सके। ठीक है, आप बताएंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे कि ये चीज या जाना चाहिए। ठीक है, जो भी आप निष्कर्ष कंक्लूजन देना चाहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जैक्टली हम क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में, सीधे बताएंगे कि यार मतलब अगर आपसे ये प्रश्न लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सीधे यहाँ से डिस्कस करते हैं हमने, है ना। तो आपको मान लीजिए आंसर लिखना है, तो आप क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में, एसईजेड क्या है ये बता देंगे। तो क्या है एसईजेड, एक विशेषीकृत, ठीक है, बता देंगे विशेषीकृत क्षेत्र है जहां पर कर कानून बहुत ही उदार होते हैं। सिंपल सी बात है, विशेषीकृत क्षेत्र है जहां कर कानून बहुत उदार होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं बाह्य आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश के जो आर्थिक नियम कानून है वहां पर लागू नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके का भी इंट्रोडक्शन आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एसईजेड की जो भी आप डिफिनीशन याद किए हैं आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, और आप बता देंगे कि यह भारत में एसईजेड एक्ट 2005 से शासित है। ठीक है, एसईजेड एक्ट 2005 द्वारा यह शासित है। तो ये आप इंट्रोडक्शन बता देंगे, विशेषीकृत क्षेत्र है जहां कर कानून उदार होते हैं, इसे बाह्य आर्थिक क्षेत्र माना जाता है और 2005 के एसईजेड एक्ट द्वारा यह शासित है। आप बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, अगली हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल यानी संभाव्यता। ठीक है, अगली हेडिंग आप डालेंगे संभाव्यता, एसईजेड की संभाव्यता। और किस आधार पर संभाव्यता की बात करेंगे, देखिए 3 हेडिंग्स दे रखी थी। कौन कौन सी हेडिंग दे रखी थी एक बार देखते हैं। औद्योगिक विकास पहली हेडिंग दे रखी थी, औद्योगिक विकास। दूसरी हेडिंग दे रखी थी एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। और तीसरी हेडिंग दे रखी थी उन्होंने, क्या दे रखी थी, देखते एक बार, यहाँ औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात। ठीक है, ये 3 हेडिंग दे रखी थी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विनिर्माण और निर्यात, ये 3 हेडिंग डालिए और इसके अंदर के पॉइंट्स लिखिए कि क्या क्या पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रोजगार की जगह विनिर्माण और निर्यात। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखिए अब क्या होगा, औद्योगिक विकास कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफडीआई आसानी से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बात लिखिए पहला पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा वो होगा, है ना। फिर दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री बहुत ही आसानी से डेवलप हो सकती है। सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बहुत ही आसानी से विकास हो सकता है। इस माध्यम से यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाएगा। तो 2 पॉइंट लिख दीजिए, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे जो सेकंड पार्ट है उसमें भी 3 हेडिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी। विनिर्माण, अब विनिर्माण का क्या बताएंगे, तो देखिए विनिर्माण का सीधे बताएंगे कि यह मेक इन इंडिया को बहुत ही आसानी से प्रोत्साहित और उसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इसका बढ़ा सकता है। ठीक है, और आप बताइए कि विनिर्माण में इसकी पोटेंशियल और क्या है। पहले तो आप बताएंगे कि मेक इन इंडिया को बहुत आसानी से लागू करवा सकता है। और दूसरा जो विनिर्माण का पोटेंशियल आप बता सकते हैं कि हमारी जो औद्योगिक नीति है उसका उद्देश्य 25% शेयर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 25% जो भाग है वो उद्योग का हो सके, वो भी यह प्राप्त करवा सकता है। तो 2 पोटेंशियल आपने विनिर्माण संबंधित बता दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, यही तो हमारा
चाहिए हमको, मतलब सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका शेयर इकोनॉमिक्स में 25% पूरे इकोनॉमी चाहिए, यही हमारा टारगेट है, तो आप वो बता देंगे। फिर निर्यात, तो आप बोलेंगे एसईजेड में क्योंकि बहुत ही आसान होता है, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ही आसान होता है, बहुत सारी छूटें मिलती हैं, इससे निर्यात बहुत ही आसान होगा। और आप बताएंगे कि $100 बिलियन का निर्यात अभी भी हम करते हैं, तो ये एक आंकड़ा आप चाहें तो नोट कर लें कि $100 बिलियन का निर्यात अभी हम करते हैं, या बता सकते हैं, ठीक है, और 30% जितना निर्यात करते हैं वो हम एसईजेड से करते हैं। तो ये दो आंकड़े से आप ये भी बात अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, आपने संभाव्यता बता दी। लेकिन आप कहेंगे इस संभाव्यता को प्राप्त करने वाले विभिन्न मुद्दे हैं जो इस संभाव्यता को नहीं प्राप्त करने देते हैं, तो आप बताएंगे विभिन्न मुद्दे हैं, ठीक है। ये एक लिंकिंग फ्रेज इसको हम बोलते हैं। लिंकिंग फ्रेज क्या लिखेंगे, इस संभाव्यता को प्राप्त करने में अवरोध के रूप में कुछ मुद्दे हैं। पहला मुद्दा क्या है, कराधान लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे सीधे हेडिंग डालिए कराधान संबंधित मुद्दा। आप बताएंगे एसईजेड में क्या होता है, 15% मैट अब इस पे लगाया जाता है। एसईजेड में 15% मैट लगाया जाता है। मैट मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है। अब मैट क्या होता है ये मैं अभी नहीं बताने वाला, ये आप देखिए, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर एंडिंग से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको अवश्य पता होंगी। फिर दूसरा बताएंगे कराधान संबंधित जो इसमें छूटें मिलती हैं, ठीक है, आप बताएंगे कि जो भाई इसमें छूटें मिलती हैं वो क्या है, ये कुछ सनसेट क्लॉज होता है, मतलब मान लो जो भी टैक्स छूट मिली, जो भी टैक्स हॉलीडे मिला, वो 10 साल बाद या 5 साल बाद वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एसईजेड की जो मतलब आप कह सकते हैं जो पोटेंशियल है वो पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उत्साह रहता है, जो निवेशकों का उत्साह रहता है, वो 10-5 साल बाद वो खत्म हो जाता है एसईजेड से। तो आप ये बात बताएंगे कि कराधान संबंधी विवाद है। और आप चाहें तो नए कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो जीएसटी से रिलेटेड एसईजेड में इश्यूज है, या फिर जो हम हमारा जो क्या उसको बोलते हैं हम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो लगता है, ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड कराधान का संबंधी प्रॉब्लम है, मतलब क्योंकि ये विदेशी क्षेत्र माने जाते हैं, देश के अंदर रहने वाले विदेशी क्षेत्र माने जाते हैं, तो यहाँ से अगर हम कोई सामान अंदर भेजते हैं ना, देश के अंदर कोई सामान भेजते हैं, तो क्या होता है, कस्टम ड्यूटी लगता है। तो आप ये इशू बता देंगे कराधान संबंधी, ठीक है, सीधे टू द पॉइंट लिखेंगे, बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास स्पेस और टाइम दोनों नहीं। आप देखेंगे मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा, फिर भी मेरा एक पेज कंप्लीट हो गया, अभी आधा ही हमने पार्ट किया है। दूसरा मुद्दा क्या है, कराधान के बाद दूसरा मुद्दा क्या है, प्रशासन की नियंत्रक कानून, ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या दोनों है, मतलब दोनों इशू है, लेकिन लाइन से हम करेंगे। तो दूसरा मुद्दा बोल रहा है कराधान, फिर नियंत्रक कानून हो, देखिए आपके सामने नियंत्रक कानून। तो अब नियंत्रक कानून से रिलेटेड क्या मुद्दा है वो देखिए, ठीक है। तो नियंत्रक कानून यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो नियंत्रक कानून क्या है हमारा, एसईजेड एक्ट 2005, यही है ना, एसईजेड एक्ट 2005। तो इसमें जो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आपने एसईजेड मान लो किसी चीज के लिए लगाया, मान लीजिए आपने एसईजेड बोला कि यार हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर हम सर्विस इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपने ऐसा कहा। अब आपको लगा कि यार जब आपने अभी भूमि खरीदी और ये सब बताया, फिर आपको लगा यार नहीं, यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री सही नहीं करेगा, यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहिए। तो अब ये जो एक्ट है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की अनुमति नहीं देता है, मतलब आप यहाँ पे, यानी इस एक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ठीक है। आप ये लिखिए कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जो कि जो लैंड है, लैंड यूज में चेंज हम नहीं कर पाते हैं। तो यही पूरी लाइन लिखिएगा कि बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होगा, नम्यता जो भी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए फ्लेक्सिबिलिटी की हिंदी क्या होती है, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि बहुत ही कम है और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ के लिए एक बार नोटिफाइड हो गया, वही यहाँ पे लगा सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर एक नियंत्रक कानून में बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप, जैसे बहुत बड़ा इशू होता है, एक बार आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाओ, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली बात नहीं है। SWC यानी आप कह सकते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली बात जो इसका कानून है उसमें नहीं कहा गया। तो ये दूसरा नियंत्रक कानून से रिलेटेड दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ये बताइए, अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। तीसरा मुद्दा क्या है, गवर्नेंस, ठीक है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब प्रशासनिक मुद्दे, यही है ना। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या है ना, याद तो रहता नहीं भाई, इतना क्वेश्चन किसको याद रहता है। तो देखिए प्रशासन के संबंध में क्या इशू है भाई, ठीक है, गवर्नेंस से रिलेटेड। तो अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड क्या इशू है। तो देखिए पहली बात, प्रशासन से संबंधित जो हम कह सकते हैं पहला इशू है, पहली बात तो देखिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आप देखिए भारत ये मैं एक बार समझा देता हूँ तो आसान होगा। ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, यहाँ मान लो आसियान देश है, आसियान देश है। अब आसियान के साथ हमने क्या किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे यूएसए है, यूएसए, इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो यूएसए से जो वस्तु आ रही होगी वो हमें महंगी पड़ रही होंगी, ठीक है, महंगी पड़ रही होंगी।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो वस्तुएं आ रही होंगी हमें सस्ती पड़ रही होंगी। अच्छा, एसईजेड भी क्योंकि विदेशी क्षेत्र है, मैंने शुरू में ही बताया था डिफिनीशन में कि विदेशी क्षेत्र है। आप बताइए यहाँ से जो वस्तु आती है वो हमें महंगी पड़नी चाहिए कि सस्ती पड़नी चाहिए, क्योंकि आखिर में भले विदेशी क्षेत्र है लेकिन है तो हमारे भारत का ही हिस्सा ना, कानून ही तो आर्थिक है विदेशी। लेकिन यहाँ पर भी जब हम आते हैं कोई चीज़, तो एफटीए के जो देश हैं उससे यहाँ पर महंगा पड़ जाता है, यानी एफटीए के साथ आप कह सकते हैं ये कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। एफटीए वालों के जो सामान है वो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि हम जब ये जो एसईजेड से रिलेटेड कोई वस्तु अगर हम देश के बाजार में बेच रहे हैं, ठीक है, बाजारों में बेच रहे हैं, तो हमें कस्टम ड्यूटी और बाकी सारे इंपोर्ट ड्यूटी देने पड़ते हैं, कस्टम ड्यूटी सब देना पड़ता है। तो ये आप बताएंगे कि क्या है, एफटीए से इसकी बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाती है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो दूसरा आप बता सकते हैं कि प्रशासन संबंधी और क्या मुद्दा है, एसईजेड के ही प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे खोले गए, जैसे निम्ज, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, ईटीसी। आप बताएंगे कि ये बहुत सारे खोले गए हैं, तो यार एसईजेड का प्रशासन कुछ स्पेशल इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा आप बताएंगे कि भूमि, बताएंगे कि भारत में लगभग कुछ आंकड़ा दे देंगे, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, करीब 355 के करीब एसईजेड स्वीकृत थे और इसके आधे ही अभी आप कह सकते हैं अभी कार्यरत हैं, यानी आधे अभी प्रशासन संबंधी प्रॉब्लम्स के कारण कार्यरत नहीं है। तो आप ये कुछ इश्यूज बता सकते हैं, ठीक है, ये कुछ इश्यूज बता सकते हैं। एक प्रशासन संबंधी और मुद्दा है कि कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी कि एसईजेड की कनेक्टिविटी बहुत ही खराब है भारत में। तो ये आप 4-5 इश्यूज बता देंगे। तो मैंने देखिए 3 हेडिंग्स और सारे पॉइंट्स वहां पे लिख दिया। अब बोल रहा है संपूर्ण इंस्ट्रूमेंटलिटी में सुधार की आवश्यकता है। तो संपूर्ण इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या सुधार होने चाहिए, तो सीधी बात है, बाबा कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़िए, ठीक है, गूगल सर्च करिएगा, बाबा कल्याणी समिति बनी थी एसईजेड से रिलेटेड, उन्होंने जो सजेशन दिए थे कि संपूर्ण इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या क्या सुधार होने चाहिए वो यहाँ पे लिख लीजिए। मैं बता देता हूँ क्या क्या सजेशन दिया था। बोला था जो मैट है, मैट 15% उसको समाप्त किया जाना चाहिए, सनसेट क्लॉज को समाप्त किया जाना चाहिए, जो हमने शुरू में इश्यूज बताए थे, सीधी बात है वो सारे इश्यूज यहाँ पे बोला था कि इसको सही करना चाहिए, यानी सनसेट क्लॉज जो है उसको समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा जो एक बात उन्होंने कही थी बाबा कल्याणी समिति ने, वो ये कही थी कि टैक्स हॉलीडे और बढ़ाया जाए, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और इसके अलावा आप कह सकते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि यहाँ पर जो लैंड यूज पॉलिसी है, जो हमने मेनली देखा, आपको यही करना है, जो हमने सारी बातें यहाँ पे डिस्कशन की थी कि ये प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने एक नियंत्रक कानून की प्रॉब्लम बताई, ठीक है, एक हमने कराधान की प्रॉब्लम बताई, अगली हमने प्रशासन संबंधी प्रॉब्लम बताई। तो आपको क्या करना है, यही बताना है कि इनकी सुधार की आवश्यकता है। तो ये आप बता देंगे तो आपका हो जाएगा। कंक्लूजन में आप लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, कि एसईजेड को क्या करना चाहिए, हमें एसईजेड से अब एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव में शिफ्ट करने का समय आ गया है। तो सीधे बाबा कल्याणी कमेटी ने यही कहा था, मैं उसी को निष्कर्ष में यूज कर ले रहा हूं। बाबा कल्याणी समिति ने बोला था एसईजेड को अब एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक्स इनक्लेव में चेंज करने का समय आ गया, इसमें हमें सोचना चाहिए। यानी क्या उसको बोला मैं, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार एवं इकोनॉमिक, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख दिया करिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लिख देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव्स एंड क्लेव्स, ये लिख दिए सीधे सीधे, ठीक है, में परिवर्तित करना चाहिए। तो इस तरह से आपका निष्कर्ष भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि ऐसे हमारा बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यही है कि बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी आप देखेंगे 2015 या 16 का यह प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आईएसआईएस में शामिल हो जाना रहा है। आईएसआईएस क्या है, उसका ध्येय क्या है, आईएसआईएस हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है। तो सीधी बात है, देखिए 3 पार्ट है, आईएसआईएस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है, ये आपको बताना है। और एक पहला एक स्टेटमेंट दे रखा है कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवाओं का आईएसआईएस में शामिल हो जाना रहा है। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपको पार्ट समझ में आ रहे होंगे। आईएसआईएस क्या है, पहला पार्ट मेन बॉडी का, दूसरा पार्ट उसका लक्ष्य क्या है, तीसरा पार्ट किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, चौथा निष्कर्ष में आप बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए कि आईएसआईएस के खतरों को मिटाया जा सके। सिंपल सा आपको क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्लियर। इंट्रोडक्शन में आप सीधे बता देंगे कि आजकल डिजिटल मीडिया का प्रसार बहुत बड़ा है, और आप देखेंगे कि आप कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि केरल आदि में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो आईएसआईएस में कुछ शामिल हुए देखे गए।
ठीक है, इंट्रोडक्शन सीधे इससे रिलेटेड आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर सीधे आप बताइए कि ISIS क्या है, यहाँ पर आप बताइए और इसको डिजिटल मीडिया से जोड़िए कि ISIS जैसे आतंकी संगठनों द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन की मांग भी है, तो आप सीधे देखिए, पहले आपने बताया कि डिजिटल मीडिया ने तीव्र गति से धार्मिक मतारोपण का प्रसार किया है, ठीक है, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है और इससे भारत के कुछ युवाओं में देखा गया है कि ISIS में शामिल होने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। ठीक है, ये आप बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि डिजिटल मीडिया के द्वारा किस तरह से ISIS विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि देखो 12.5 अंक का ही क्वेश्चन है, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं बैठेंगे। बस आपको क्या करना है, एक लिखना है कि डिजिटल मीडिया द्वारा प्रसार, ठीक है, एक ये हेडिंग डालनी है और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देना है और उसके बाद आपको 2-4 ऐसे फ्लो डायग्राम से निकाल देना है कि कैसे कर रहा है भाई डिजिटल मीडिया से ISIS क्या कर रहा है, फंड इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, अपनी जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है, ब्रेन वॉशिंग है, वो कर रहा है। तो दूसरा ब्रेन वॉशिंग बताइए, फंड इकट्ठा करना बताइए, अपने गुडीज सेल कर रहा है, डार्क वेब का यूज़ कर रहा है, ठीक है, ड्रग्स इत्यादि कारोबार, संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, ये बताइए, है ना। और आप कह सकते हैं विचारधारा, कट्टरपंथी साहित्य, ये सब बेच रहा है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट कर पा रहा है डिजिटल मीडिया के तीव्र गति से प्रसार से। तो ये आप डायरेक्ट बताएंगे। अब आप बताएंगे ISIS है क्या, है ना। ISIS क्या है, तो ISIS क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, यानी इराक एवं सीरिया में बनने वाला इस्लामिक स्टेट, इसका फुल फॉर्म यही है ISIS, यही लिखेंगे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, ये बात समझाएंगे। और ये क्या है, खलीफा, है ना, खलीफा जो आप कहेंगे अबू बकर अल बगदादी इसका नाम था, बगदादी, अबू बगदादी मैं लिख रहा हूँ, बगदादी था। इसका उद्देश्य था ये खुद को खलीफा घोषित करके और पूरे विश्व पे इस्लाम का शासन यहाँ पर लाने वाला था। तो आप बताएंगे सीधे ISIS क्या है, एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है, ठीक है, एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसका नाम है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसका पूरा नाम है, आप ऐसे बताएंगे, जो कि एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है। सीधे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप बताएंगे ISIS क्या है, उसका लक्ष्य आप बताएंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप बताएंगे लक्ष्य क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में कट्टरपंथी इस्लाम, ठीक है, इस्लामिक शासन स्थापित करना, ठीक है, ये बताइए, है ना, खलीफा का शासन, ये इसका लक्ष्य है, खलीफा का शासन स्थापित करना इसका लक्ष्य है, ठीक है, ये आप बताइए। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में आप इसके बारे में पढ़िएगा कि ISIS के बारे में क्या है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा अगर मैं अब डिटेल में बैठ के समझाने लगूंगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है कि किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि देखो ये तो डायरेक्ट है, ये तो आप गूगल सर्च मारेंगे आपको तुरंत पता चलेगा, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ISIS हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है, इसमें आपको मल्टी डायमेंशन अप्रोच की जरूरत होगी, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा चीजें सोचना पड़ेगा और इसमें ये चीज सोचने से होगी, ये चीज आपको कहीं बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। तो सोचने वाला काम मैं करा देता हूं, ध्येय और ISIS क्या है इसके बारे में थोड़ा और आप पढ़ देंगे, हालांकि मैंने बता दिया है, ठीक है। तो किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, तो देखिए मैं ये बताने जा रहा हूं अब, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, ठीक है। तो देखो पहला आतंकवाद, सीधी बात आतंकवाद, है ना, यहां पे देख सकते हैं आतंकवाद क्या है भाई, ये जो जैश ए मोहम्मद, इसको मैं जेम लिख रहा हूँ, लश्कर ए तोयबा LET, इसके साथ मिलके भारत के जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा, मिलिटेंसी को बढ़ावा दे सकता है, तो इसको लिखिए आप सीधे, ठीक है, कि इनके साथ मिल सकता है। दूसरा संगठित अपराध, है ना, आपको पता होगा जो ISIS संगठन है वो संगठित अपराध के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है, मतलब ये लोग ड्रग्स, ठीक है, अवैध हथियारों इत्यादि की तस्करी इत्यादि में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। तो आप ये बताएंगे कि ये लोग संगठित अपराध के माध्यम से फेक इंडियन करेंसी नोट, FICN इसको बोलते हैं, हवाला इत्यादि को भारत में बढ़ावा, हवाला, फिर मानव तस्करी इत्यादि को बढ़ावा देकर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप बताइए कि अभी ये जो क्षेत्र है, ये जो आप कह सकते हैं ये जो भारत के आसपास का, सॉरी प्यारा भारत खराब हो गया थोड़ा सा, है ना, तो ये जो क्षेत्र है आपको पता होगा ये रोहिंग्या क्राइसिस है, यहाँ पर आए हैं रोहिंग्या, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारा ओपन बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत सारा ओपन बॉर्डर है। तो आप बताएंगे ये रोहिंग्या आदि के साथ मिलकर भारत में आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दे सकते हैं। और ये मैं बात बता दूं, ये देखा गया है, ये मेरी बात नहीं है, ये IB की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि रोहिंग्या भारत में ISIS को बढ़ावा देने में, देखो क्या कर सकते हैं, बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। चौथा क्या है,
पांचवा पॉइंट आप बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 4-5 पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिया। आतंकवाद, संगठित अपराध, ठीक है। फिर ये जो क्षेत्रीय अस्थिरता का लाभ उठाकर इनको, मतलब ये रोहिंग्या इत्यादि हैं, इन लोग को क्या करना, इन लोग को प्रेरित करना कि भारत में खतरे, सांप्रदायिक दंगे, इनको बताइए आप कि सांप्रदायिक दंगों में देखी गई है, सांप्रदायिक दंगों में इनकी फंडिंग देखी गई है। तो तीसरा पॉइंट ये बता दीजिए, ठीक है। चौथा पॉइंट में अगर बात करूं कि और क्या बता सकते हैं आप, ISIS और कैसे खतरा है, तो लोन वुल्फ अटैक बढ़ावा दे सकता है भारत में, ठीक है। सीधी बात, इनकी सामग्री बहुत आसानी से डिजिटल मीडिया से उपलब्ध है, लोन वुल्फ अटैक बढ़ जाएगा। पांचवा पॉइंट आप बता सकते हैं कि पढ़े लिखे छात्रों को प्रेरित करने की इसकी क्षमता भारत में क्या कर सकती है, शहरी तनाव को जन्म दे सकती है, ठीक है। क्योंकि भारत में आप बताएंगे कि क्या है, कुछ बेरोजगारी इत्यादि का जो मुद्दा है, बेरोजगारी, कृषि तनाव इत्यादि का मुद्दा है, इसको ये एक जातीय, निर्जातीय, सांप्रदायिक रूप देकर भारत की आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरा बन सकता है, ठीक है। तो आप ये बात बताएंगे। फिर कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन में बताएंगे किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए, ISIS का समाधान किस तरह से किया जाए। तो आप बताएंगे कि जो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, ठीक है, जो लोग आप बता सकते हैं कि जो लोग कट्टरपंथी विचारधाराओं को रोकना है आपको नेट के माध्यम से प्रसारित होने के लिए, और इसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह, ठीक है। ऑपरेशन चक्रव्यूह किसका है, ये है IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ये क्या करती है, नजर रखती है जो लोग आप नेट पे ऊट पटांग चीज अगर सर्च मारेंगे, आप सर्च मारेंगे ISIS, या फिर आप सर्च मारेंगे आतंकवादी कैसे बने, ये सब चीज़ आप सर्च मारेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर आपको गाइड या आपको देखेंगे, आपके ऊपर नज़र रख रहे होंगे, और फिर आपको आके बताएंगे कि भैया देखो ये सबसे बचो, नहीं तो तुमको सीधे हम IAS की जगह ISIS में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कंक्लूजन में बता सकते हैं कि एक नेट ग्रिड प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ आप कंक्लूजन में बता सकते हैं कि इन चीज़ों को, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के जो कारक हैं, इन चीज़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, केस स्टडी एथिक्स की, ठीक है। ये जल्दी से डिस्कशन करते हैं कैसे करना है। तो प्रश्न संख्या हमारा 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 क्या है, एक प्रमुख भैंसेजी कंपनी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक ने खोजा कि कंपनी की सर्वाधिक बिक्री होने वाली पशु चिकित्सकीय दवाइयों में एक दवाई B वर्तमान में असाध्य लीवर रोग जो जनजातीय क्षेत्रों में फैला हुआ है का इलाज करने की संभाव्यता है, परंतु मानवों के लिए उपयुक्त रूपांतर का विकास करने के लिए बहुत अनुसंधान एवं विकास की जरूरत थी, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता था। अच्छा, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप यार इसको वीडियो या तो पॉज कर लेना, या तो जो टेलीग्राम चैनल है UPSC हिंदी, वहाँ से ये क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तब मैं बता दूंगा कि यार देखो क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको ध्यान देनी थी, और ऐसा कुछ ऊट पटांग नहीं सोचना है। जैसे जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, कोचिंग वाले भी जनरली ये चीज़ें नहीं बताते हैं। और आप देखेंगे 2019 का जो सिविल सर्विसेज हुआ था, उसमें मेरे एथिक्स में 131 मार्क्स थे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन बहुत कम भी नहीं थे, ठीक है। तो 131 मार्क्स मतलब एक आप कह सकते हैं अबव एवरेज मार्क्स माने जा सकते हैं, है ना। अबव एवरेज मार्क्स का मतलब है कि आपको एटलीस्ट केस स्टडी सही समझना होगा, है ना। जबकि मैं बताऊँ कि केस स्टडी ही मैं सही से करके आ पाया था, है ना। तो केस स्टडी में मुझे थोड़ी सी महारत हासिल है, ठीक है। तो क्या समझना है केस स्टडी में, वो चीज़ आपको बताता हूँ, है ना। तो बोल रहा है कि परंतु ये बात हमने कर ली थी जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है। मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, रोक के आप इसको पढ़ लेंगे, मैं अभी जल्दी से एक बार रीडिंग कर दे रहा हूँ। इसकी संभावना कम थी कि कंपनी अपनी लागत को वसूल कर पाएगी, क्योंकि रोग केवल निर्धनताग्रस्त क्षेत्र में फैला हुआ था जिसका बाजार बहुत ही छोटा था। यदि आप CEO होते तो क्या कर सकते थे, उनकी पहचान करनी है और प्रत्येक कार्यवाही का पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन करना है। तो देखिए 2 क्वेश्चन इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो पहली मिस्टेक होती है, हम क्या करते हैं, सीधे ये बता देते हैं कि क्या कर सकते थे 1 2 3, और वहीं पे हम क्या करते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये सही इस वजह से है, ये सही इस वजह से, ये गलत इस वजह से है। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले बताना है 1 2 3 4, ये पहचान है मेरी कार्यवाही का 1 2 3 4। फिर आपको सेकेंड पार्ट में बताना है कि इसमें से मैं हर एक्शन का क्या पक्ष विपक्ष होगा। तो 1 का पक्ष, 1 का विपक्ष, ये आपको अलग अलग पूरा प्रॉपर 2 ऑप्शन में इसको देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के पार्ट में ये पूछा नहीं गया कि कौन सी कार्यवाही आप सेलेक्ट करेंगे, या आपसे नहीं पूछा गया, आपको खुद से जरूरत नहीं है सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जरूरत नहीं है ये बात लिखने की मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि प्रश्न की डिमांड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्या है, वाकई में हमें क्या प्रश्न में गलती होती है। ठीक है, प्रश्न में जो कॉमन मिस्टेक होती है, पहली बात आप एक CEO हैं, यहाँ पर आप एक IAS ऑफिसर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनरली हम जब आंसर लिखते हैं तो हम IAS ऑफिसर बन जाते हैं, और हम क्या लिखने लगते हैं कि मैं जो है NGOs को इकट्ठा कर लूँगा, मैं क्या बोलते हैं
अलग अलग तरीके से आप सोचेंगे कि मैं फंडिंग इकट्ठा कर लूंगा, है ना, एक आईएएस ऑफिसर की तरह यहाँ पे लिखने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कंपनी के सीईओ हैं, आपकी एक लिमिटेशन है। आप ऐसे घूम घूम के एनजीओ से पैसा, भाई आपको कंपनी का भी काम देखना है। आपका मेन काम ये जनजातियों, इस बात को समझिएगा, आपका मेन काम कहाँ है, ये जो जनजाति लिखा है ना कहीं, जनजातीय क्षेत्रों का विकास आपका काम नहीं है। एक आप एज अ समानुभूति आपके अंदर है ना, एथिक्स है, कंपेशन है, वो बात अलग है कि आप जनजातियों के लिए काम कर ले रहे हैं। लेकिन आपका अभी जो एज अ सीईओ आपको ये बताना है कि सीईओ के वैल्यूज क्या हैं। लीडरशिप, कंपनी के हितों को संरक्षित रखना, यानी कंपनी को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाना, अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, ये आपका एज अ सीईओ बहुत जरूरी काम है। आपको ये बात का ध्यान में रखना कि यार मुझे ये चीज मुझे बनी रखनी है, ठीक है, मुझे आईएएस ऑफिसर नहीं बनना है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का यूज कर लूंगा, आप ये बोलेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो डीएम है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट, अगर यहाँ पे क्या जनजातीय क्षेत्र है, क्या यहाँ पर अगर मिनरल्स वाला जो फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, क्या वो उपलब्ध है, क्या कोई और फंड है, तो अगर है तो कृपया मुझे 50 करोड़ दीजिए। आप रिक्वेस्ट करेंगे, न कि आप ये कहेंगे कि मैं ये दे दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, ठीक है। तो ये दो चीज में आपको डिफरेंस समझना है कि आप अभी एक पॉलिसी मेकर नहीं है, आप एक कंपनी के सीईओ हैं, आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आई है। अब बोले 50 करोड़ रुपए खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के सिंपल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। पहली बात, ये जो कह सकता है कौन सी कार्यवाही है, तो आप पहला कार्यवाही लिख सकते हैं कि मैं इससे बोल दूंगा, ये जो वैज्ञानिक है मैं इससे बोल दूंगा कि फालतू का काम मत करो, तुम अपना जो पशु चिकित्सकीय काम है सिंपल यही करते रहो। पहला पॉइंट यही कर दूंगा कि मतलब इसको लिखिएगा अपने लैंग्वेज में, ऐसे वेग लैंग्वेज नहीं लिखना है कि फालतू काम मत करो। ऐसे लिखेंगे कि मैं डॉक्टर की बात को अनसुना कर दूंगा, ठीक है, बात को अनसुना करके उससे पशु चिकित्सीय काम को ही आगे बढ़ाने का रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि पैसा, अब इसका पक्ष विपक्ष क्या होगा मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, लेकिन आप वहां पे अलग अलग लिखेंगे। तो इसके पक्ष में क्या तर्क होगा, भाई कंपनी के आर्थिक हित संरक्षित रहेंगे, ठीक है, कंपनी का लाभ मुनाफा वाला जो हमारा उद्देश्य है एज अ सीईओ वो सुनिश्चित रहेगा, तो आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है, पक्ष में। यहां पर आप बता सकते हैं कि विपक्ष में आप बता सकते हैं कि यार जनजातियों को नुकसान हो गया, ठीक है, जनजातियों को लाभ नहीं हुआ, है ना। आप बता सकते हैं कि आपके अंदर एज अ सीईओ किसकी कमी दिख रही है, समानुभूति की कमी दिख रही है, ठीक है, समानुभूति की कमी दिख रही है। तो ये दो आप पक्ष विपक्ष में 2-3 बातें और अपने मन से जो चीज आ रही है वो सोच लेंगे। दूसरा कि मैं बोलूंगा ठीक है रिसर्च करो, पैसा हम देंगे, ठीक है, पैसा देंगे, ये बात आप कह सकते हैं, ठीक है। आप पैसा देंगे तो क्या हो सकता है भाई, पैसा देंगे तो यार ये आप समझिएगा कंपनी के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि यार 50 करोड़ का खर्चा है और ये मिलेगा तो नहीं, ये बात तो क्लियर है कि यार ये 50 करोड़ आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप समझेंगे कि इसके विपक्ष में अगर मैं बात करूं कि कंपनी के आर्थिक हितों को नुकसान हो जाएगा, है ना, और आप कह सकते हैं कि ये बताता है कि मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है कि नहीं। देखिए कीवर्ड आपको यूज करना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मतलब क्या इसको, व्यावसायिक सक्षमता है कि नहीं है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। आपको कीवर्ड जो एथिक्स है वो यूज करना है, क्योंकि आप इमोशनल हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल हो जा रहे हैं, आप अपनी कंपनी को एक बार भूल ही जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ 50 करोड़ कोई बात नहीं, खर्चा कर देते हैं, देख लेंगे। तो ये बात समझिएगा कि आप में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी भी एक चीज होती है कि यार आपको ये भी देखना है कि कंपनी मत डूब जाए, तो आपको कंपनी और कंपनी के जो हितधारक हैं उनका भी आपको रखना होगा, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके पक्ष में तर्क क्या हो जाएगा कि भाई ये जनजातियों में आपकी गुडविल क्रिएट करेगी, ठीक है, जनजातियों में आपकी गुडविल क्रिएट करेगी, और क्या होगा आप कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनजातियों में आपकी एक तरह से फायदा, और जो आपको भविष्य में, है ना, ये एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो गतिविधि आपने की और इसका आप प्रचार प्रसार करेंगे तो हो सकता है आपके कंपनी को बहुत सारा फायदा हो, सरकार आपको छूटे दे दे, विभिन्न कार्य कर दे, लेकिन ये बात हो ही सकती है, ठीक है, श्योर नहीं है कि होगी। तो ये 2-3 पॉइंट आप बताएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट फिर जो हम करते हैं जनरली, थर्ड पॉइंट क्या करते हैं, आप सरकार को बताएंगे, है ना, अच्छा सरकार को बताएंगे कि सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लिखेंगे मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड या किसी जनजातीय योजना से रिलेटेड कोई फंड है, या फिर आपको अगर वर्तमान कोई स्कीम पता हो, जैसे एक निधि स्कीम है वर्तमान में जो आपने देखा होगा, निधि स्कीम है ना, इसका फुल फॉर्म देखिएगा क्या है, नेशनल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट हार्नेसिंग कुछ समथिंग करके स्कीम है। इसके तहत भी कुछ करोड़ रुपए में दिया जाता है इनोवेशंस को, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे लागू किया जा सके। तो आप कहेंगे भाई इन फंड से मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, कोशिश करूंगा, तो
तो आप वही पक्ष में तर्क देंगे कि इससे क्या होगा, कंपनी का भी नुकसान नहीं होगा और जनजातियों के हितों का भी संवर्धन होगा और समानुभूति की भी पूर्ति करता है। यहाँ पे विपक्ष में तर्क देंगे कि जरूरी नहीं है कि पैसा मिल ही जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैसा मिल ही जाए, ये बात आप बताएंगे, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आप सरकार से अनुरोध करने का है ना, ये बात आप बता सकते हैं। आप चौथा पॉइंट चाहे तो बता सकते हैं कि मैं CSR कमेटी के पास जाऊंगा, जो कंपनी की CSR कमेटी है उससे पूछूंगा कि यार CSR के थ्रू भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक चीज है, तो क्या इसके पैसे 50 करोड़ उपलब्ध हो सकते हैं क्या। फिर मैं इसकी एनालिसिस कराऊंगा कि क्या पेटेंट संबंधी जो राइट्स हैं, ठीक है, पेटेंट संबंधी जो राइट्स हैं, क्या इससे कुछ पैसा और क्रिएट हो सकता है। तो मैं एक बार ये चीज कोशिश कर लूंगा, बस ये लिख के आपको इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा करनी है और यहां पर आपको ये खत्म कर देना है। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है सीधे कि उपरोक्त विकल्प मौजूद है मेरे सामने, ठीक है, जो कि वस्तुनिष्ठता आधारित है। सीधे इतना लिख के खत्म कर देना, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। प्रश्न में पूछा नहीं गया, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, एटलीस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और हम जो आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम जो चल रहा था, अभी हम उसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं फरवरी तक, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि अभी डिमांड नहीं है। अब पता नहीं क्या होता है कि मुझे समझ नहीं आता, हिंदी मीडियम की एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यार 2-3 बच्चे हैं हमारे पास अभी आंसर राइटिंग के, तो बहुत कम डिमांड है। इस वजह से अभी हम इसको क्लोज ही करते हैं फरवरी तक, ठीक है, और देखेंगे फिर किस तरह से होता है। अभी हम लोग फिर यही जो प्री की जो सीरीज़ है, हमारी प्री की जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, तो आप चाहें तो अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9711143850 ये जो नंबर है यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके प्री की टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते रहेंगे UPSC हिंदी के साथ। जय हिंद।